सबके दिल में सिर्फ एक ख्याल है, अब की बार 400 पार। सभी लोग सिर्फ एक ही नेता का नाम ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। उनको भी पता है कि वो 400 पार करेंगे कि 40 पार करेंगे, चुनौतियां उनके लिए कितनी मुश्किल है उनको भी पता है। जहाँ पर भी आप जाइएगा ना, लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पर अंधरा, लंगड़ा, काना, लूला कोई भी उठेगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा को देख रहे हैं। कई गांवों में हाल ये है कि दूसरे दलों के प्रत्याशियों को कई गांव में एंट्री नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा कुछ वीडियो की लोगों का विरोध के मुद्दे पर अपने जमीन को लूटने के लिए वोट करेंगे या फिर वैसे नौजवानों का वोट करेंगे जो आपकी जमीन को बचाना चाहते हैं, बचाने की इच्छा रखते हैं। पूरा देश लोकतंत्र के महापर्व में डूबा हुआ है और इस पर्व को सफल बनाने का कार्य देश के लगभग 97 करोड़ मतदाताओं के पास में है। इसी सिलसिले में मैं झारखंड के हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में आया हूं और यहां पर मुकाबला बहुत ही कड़ा होने वाला है, क्योंकि पहले जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला हुआ करता था, लेकिन इस बार जयराम महतो ने अपने पार्टी से संजय मेहता को उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ संजय मेहता जी मौजूद हैं, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार हैं JBKSS के। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर भाजपा और कांग्रेस के सामने ये कहां सरवाइव करते हैं, कैसे जो है चुनाव में विजय हासिल करेंगे। तो दादा जोहार और स्वागत है आपका। बहुत बहुत जोहार और भोकाल टीवी के तमाम दर्शकों को, तमाम आम झारखंडी जनमानस को झारखंडी जोहार है, क्रांतिकारी जोहार है। संजय जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि मैं आज हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र में मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया और वहाँ पर एक लुपुंग गांव है कोई जी, जहाँ के उदय मेहता जी भी आपके साथ घूम रहे हैं, आपके लिए वोट मांग रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में जाके। वहाँ पर जब मैं गया तो पता चला कि वो पूर्ण रूप से मेहता बेल्ट है। वहाँ से जो है भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 2004 में CPI से चुनाव भी जीत चुके हैं हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से। तो जब वहाँ पर मैं गया तो मैं पूछा कि कौन कौन से पार्टी के उम्मीदवार आप लोग के पास आ रहे हैं, भाजपा किसको खड़ा की है, कांग्रेस किसको खड़ा की है, JBKSS को जानते हैं कि नहीं, संजय मेहता को जानते हैं कि नहीं। ज़्यादातर लोगों का मतलब 99% लोगों का जवाब था कि हम तो उनको नहीं जानते हैं। तो बताइए कि जब आपके अपने समुदाय के लोग जो है आपको नहीं जानते हैं तो कैसे आप हजारीबाग संसदीय क्षेत्र को जीत पाएंगे? देखिए, दरअसल दो बातें हैं। पहली बात कि जो हमारा समुदाय है जी, जो आप सोशल मीडिया और चूंकि हम लोगों की पहुंच लगातार प्रिंट मीडिया में नहीं बन पाई, क्योंकि प्रिंट मीडिया में बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसके कारण से हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाए। दूसरी बात कि जब हमारे लोग जो जहाँ पर आप पहुँचे थे जिस इलाके में, ऐसा नहीं है लोग जानने वाले हैं, लेकिन जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और हम लोग न्यू जनरेशन वाले लोग हैं, तो हो सकता है उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई हो। लेकिन आप देखते हो कि जहाँ भी हम लोगों की सभाएँ हुए हैं, जिस एरिया में सभाएँ हुई, बहुत अच्छा रीच है और मुझे लगता है कि एक एरिया के सैंपल से पूरे एरिया का आप एक तरीके से अनुमान नहीं लगा पाते, लेकिन फिर भी आपको ये पूरे एरिया में जब आप जाएंगे तो ये जरूर देखने को मिलेगा कि लोग यहाँ परिवर्तन चाह रहे हैं और एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर होने जा रहा है। अब वो कौन लोग थे, हो सकता है किसी दूसरे दल के हों, कैमरे के समक्ष स्वीकार ना कर रहे हों, बहुत तरह की बातें हैं, इलेक्शन का माहौल है, बहुत तरह की बातें हैं। तो इसलिए इन सब बातों को दरकिनार करते हुए हम लोग इस बात पर फोकस किए हैं कि किस तरीके से अपनी पहुँच को जनता के समक्ष और मतलब सरल तरीके से लेकर के जाना है। जहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं और जहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सबके दिल में सिर्फ एक ख्याल है, अब की बार 400 पार। सभी लोग सिर्फ एक ही नेता का नाम ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का। तो वैसे में आप लोग कहां सरवाइव कर पाइएगा दादा? बताइए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जैसा विशाल नेता है, उनके जो है उम्मीदवार यहाँ से जो है हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र से जो है मनीष जायसवाल जी हैं। उसके बाद JP पटेल जी भी विधायक हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, उनको जो है कांग्रेस उम्मीदवार बनाई है। लेकिन आप तो जो है अभी कह सकते हैं कि एक छात्र अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता हैं, उसके बाद जो है आप यहाँ पर JBKSS के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो कैसे आप इसको देख रहे हैं? दो चीज़ें हैं। पहली बात कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोई एक नारा दे रहा है कि हम इतने सीटों को पार कर जाएंगे, ये एक तरीके से सिर्फ नैरेटिव सेट करने की बातें हैं। उनको भी पता है कि वो 400 पार करेंगे कि 40 पार करेंगे, चुनौतियाँ उनके लिए कितनी मुश्किल हैं उनको भी पता है क्योंकि जनता कार्यों का मूल्यांकन करती है और पिछले 10 सालों के कार्यों का मूल्यांकन और आकलन जनता कर चुकी है। और ख़ासकर झारखंड के संदर्भ में उनकी मुश्किलें और भी बहुत अधिक बढ़ गई हैं, क्योंकि झारखंड के अंदर जो यहाँ पर विस्थापन, पुनर्वास, भूमि अधिग्रहण और मुआवजा का जो सवाल है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके तमाम दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के, चाहे वो पकरी बरवाडी, चट्टी बरियातू या अडानी या तमाम ऐसे जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगे कोल माइंस के
या जो भूमि अधिग्रहण हुआ कोयला खनन की परियोजनाओं को लागू करने के लिए, वहाँ पर स्टार्ट करने के लिए जिस तरीके से अडानी ने प्रयास किए, और जो यहाँ के आम जनमानस का हाल हुआ, जो लोग परेशान हुए, जो लोग विस्थापित हुए, उनके सवालों को लेकर के, उनके मुद्दों को लेकर के पिछले 10 सालों में देश के संसद भवन में 0 सवाल पूछे गए हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूँ इन लोगों से कि क्या ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए? क्या ये राजनीतिक विमर्श का हिस्सा नहीं बनना चाहिए? आप नीतिगत समाधान करेंगे नहीं करेंगे ये एक अलग पहलू है, कहाँ तक उसका समाधान का रास्ता निकलेगा ये एक अलग पहलू है, लेकिन सबसे पहली बात इस पर होनी चाहिए कि क्या एक विमर्श का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? अगर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में लोग इतने विस्थापित हुए हैं, तो दिल्ली का एजेंडा जो चल करके आ रहा है हमारे अखबार और टीवी के माध्यम से, वो हजारीबाग का कल्याण नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड खुला तो ये पता चला कि चट्टी बरियातू पकरी बरवाडी में जितनी यहाँ पर BGR की कंपनी है, तो आपके वहाँ पर त्रिवेणी माइनिंग है, ऋत्विक नाम की कंपनी है, ये सारे लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके अटैची पहुँचा दिया है। हाँ, चंदा दे दिया है। तो जब चंदा इन लोगों ने पहले दे दिया और यही लोग आकर के यहाँ पर विस्थापित कर रहे हैं, तो उसके जो सांसद यहाँ बने हुए हैं वो सवाल उठाएंगे क्या? तो फिर अगर उसी को चुनेंगे तो वो सवाल नहीं उठाएंगे। तो ऐसे में साफ तौर पर हजारीबाग की जनता को ये कहना चाहते हैं कि आपको ये तय करना होगा कि आप दिल्ली के मुद्दे पर अपने ज़मीन को लूटने के लिए वोट करेंगे या फिर वैसे नौजवानों को वोट करेंगे जो आपकी ज़मीन को बचाना चाहते हैं, बचाने की इच्छा रखते हैं और आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस चुनाव में संजय मेहता या JB केसस का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है दादा? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा विस्थापन है, पुनर्वास है, मुआवजा है, ज़मीन अधिग्रहण है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पूरे इलाके में इतने बड़े स्तर पर विस्थापन हुआ है कि उसके लिए जो पॉलिसी, हम लोग लगातार एक बात कहते हैं कि R&R की जो पॉलिसी है, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट, हिंदी में कहते हैं उसको पुनर्वास और पुनर्स्थापना, इस पॉलिसी का पालन कहीं हुआ ही नहीं। और पूरे झारखंड के अंदर यही हाल है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पूरे इलाके में देखिए, उत्तरी छोटा नागपुर से लेकर के पूरे आप जमशेदपुर के इलाके तक जाइए, पूरे सारंडा के जंगलों तक जाइए, टंडवा में जाइए, हर तरफ जहाँ जहाँ विस्थापन हुआ है वहाँ पुनर्वास की नीति का पालन नहीं हुआ है और बड़े स्तर पर लोग परेशान हैं। और हम लोगों ने बड़ा मुद्दा इसी को बनाया है कि हम लोग इसको राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाएंगे और देश के संसद भवन में इस बात को रखेंगे कि झारखंड के अंदर इतने बड़े स्तर पर लोग विस्थापित हुए हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला है, पुनर्वास नहीं मिला है। और चूंकि खनन की जो परियोजनाएं हैं, चाहे कोयला खनन की परियोजनाएं हैं, वो राष्ट्रीय स्तर का विषय है। खनन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सब कुछ संचालित होता है। CMPDI ये बताता है कि कहाँ पर कितना खनिज है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बताता है कि कहाँ पर खनिज है। तो इसलिए राज्य सरकार की भूमिका उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श का हिस्सा होना चाहिए संसद भवन के अंदर, यही हमारा मुद्दा है। ऐसा तो नहीं है संजय दादा कि इस बार जो है आप लोग सिर्फ एक लक आजमा रहे हैं कि ठीक है लोकसभा जीतेंगे या ना जीतेंगे, लेकिन विधानसभा में ये एक्सपीरियंस काम आएगा? नहीं, हम लोग इस लड़ाई को 100% जीत रहे हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ भौकाल टीवी के तमाम दर्शकों को कि जो आलम है, चूँकि काफ़ी लंबे वक्त बाद आपकी पत्रकारिता में वापसी हुई है, मैं पुनः आपको शुभकामना देता हूं कि आप न्याय की जीत हुई है। और जिस तरीके की स्थिति थी वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। तो मैं आपको थोड़ा कुछ स्थितियों से अवगत कराना चाहता हूं कि क्या हाल है। कई गाँवों में हाल ये है कि दूसरे दलों के प्रत्याशियों को कई गाँव में एंट्री नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा कुछ वीडियो की लोगों का विरोध हो रहा है। 8 महीने बाद कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं तो मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, नहीं, अभी 2-3 दिनों पहले एक प्रत्याशी का विरोध हुआ जी। और मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम आप कुछ इलाकों में जाइए और वहाँ जाकर के आप पता करिए कि इस बार क्या माहौल है। तो वो कहेंगे कि हम लोग सिर्फ इस बार JB केसेस, संजय मेहता, टाइगर जयराम महतो और तमाम जो हमारे साथी लोग हैं उन लोगों को हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं। और इस बार उन लोगों ने साफ तौर पर प्रत्याशियों को कहा, दूसरे दलों को, आप आएँ, ठीक है, सत्तू का शरबत पीजिए, पानी पीजिए, आपका स्वागत करेंगे, वोट आपको नहीं देंगे। कई जगहों पर ये हाल है। तो एक बहुत बड़ा अंडर करंट है जिसको लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं। चूँकि हमारे पास आँखों को चकाचौंध करने के लिए टीवी पर प्रचार का पैसा नहीं है, बड़े बड़े बैनर और पोस्टर नहीं लगा सकते हैं, पूरे सड़कों को पाट नहीं सकते हैं, अखबारों के पहले पन्ने पर विज्ञापन नहीं दे सकते हैं, पूरा YouTube सोशल मीडिया नहीं भर सकते हैं, पूरा गूगल में ऐड नहीं लगा सकते हैं। तो आंखें हमारे प्रचार को देखकर नहीं चौंधिया पाती हैं। और जिनके प्रचार को देख करके आगे चौंधिया जाती हैं तो वो लोग अपना नैरेटिव सेट कर लेते हैं। लेकिन फिर से एक बात कहना चाहते हैं कि सिर्फ दिल्ली के एजेंडे पर झारखंड की राजनीति तय नहीं होगी। झारखंड की राजनीति झारखंड के एजेंडे पर तय होगी और वो है यहाँ का ज़मीन कैसे बचेगा, यहाँ मुआवजा कैसे मिलेगा। ये है कि जहाँ पर भी आप जाइएगा ना, लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पर अंधरा, लंगड़ा, काना, लूला कोई भी उठेगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा को देख रहे हैं। तो जहां पर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है वहां पर
जयराम महतो जी, संजय मेहता जी, मनोज यादव जी, देवेंद्र नाथ महतो जी कहाँ देखिए डट पाएंगे, कहाँ लड़ पाएंगे? इसको इस रूप में देखिए, वोटर्स का जो डेमोक्रेटिक बिहेवियर है ये उसका डिग्रेडेशन है, उसमें वोटर्स की कोई दोष नहीं है। क्योंकि सूचना तंत्र पर जो नियंत्रण है ऐसे लोगों का है कि आप साइकोलॉजिकली क्या सोचेंगे वो तय कर रहे हैं। क्योंकि आपके चारों तरफ जिन सूचनाओं का भंडार होगा, आप उन सूचनाओं से होकर के गुजर रहे हैं, आप दिन भर स्क्रॉल कर रहे हैं और हर स्क्रॉल में आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं जो आपकी चेतना को प्रभावित कर रहा है, तो आपकी सोचने की क्षमता भी उसी तरीके से बन जाएगी। तो ऐसे में जो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप लोग यहाँ पर कहाँ पर टिकेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत धारणा विकसित हो गई प्रचार तंत्र के माध्यम से। और वोटरों को इस बात पर अब डिसाइड करना चाहिए कि कोई आप अंधे बहरे गूंगे को क्यों चुनेंगे। इस देश में 543 लोकसभा है, जिसमें 14 लोकसभा झारखंड के हिस्सेदारी में मिली है। और अगर 14 लोकसभा की हिस्सेदारी झारखंड को मिली है तो इस पूरे देश में अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं, राजनीतिक स्थितियां हैं, सामाजिक स्थितियां हैं और हर एरिया की अपनी अपनी समस्याएं हैं। और इसलिए अलग अलग बोली, भाषा, क्षेत्र के आधार पर देश में संसद भवन में संसद के हमारे सदस्य चुन करके जाते हैं। तो अगर जब झारखंड के 14 लोकसभा की जो अलग अलग समस्या है वो कौन मुद्दों को किस तरीके से रखेगा उसके आधार पर वोट होना चाहिए, ना कि सिर्फ दिल्ली के एजेंडे पर वोट होना चाहिए। तो वोटर्स को इतना तो समझना पड़ेगा। तो ऐसा होता तो सिर्फ 2 दलीय प्रणाली होती, दिल्ली से यहाँ निर्दलीय और तमाम नए पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को लड़ने का अवसर ही नहीं मिलता, फिर लोकतंत्र में व्यवस्था बंद कर दी जाती। तो ये तो एक तरीके से मतलब कह सकते हैं कि मतलब पूरा एकाधिकार जमाने की बात है सूचना तंत्र पर अपना नियंत्रण करके। ये ठीक नहीं। आप डायरेक्ट लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाइए, लोगों से मिलिए जाके, क्योंकि मैं अलग अलग जगह पे गया, आप लोग कह रहे हैं कि वो लोग आते नहीं है, वो लोग कभी मुलाकात किए नहीं, तो हम कैसे जानेंगे कि संजय मेहता कौन है, जयराम महतो कौन है? क्योंकि युवा वर्ग आपके साथ है, युवा वर्ग के पास स्मार्टफोन है, वो लोग देखते हैं कि ठीक है आप लोग सभा कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, रैली कर रहे हैं तो देख लेते हैं, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको कैसे पता चलेगा आप लोग के बारे में? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने ये शिकायत की है, अभी क्या है समर जी कि हम लोग लगातार झारखंड के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। अभी चूंकि हम लोग लोकसभा क्षेत्र में हैं तो जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि सब गांव में पहुंचना, झारखंड में 4345 पंचायत है, ठीक है, 32,623 23 622 20 जो भी उसी के आसपास उतने गाँव हैं। अब सब जगह पहुँचना मुश्किल है। हमारे लोकसभा में 20 ब्लॉक है। अब इन 20 ब्लॉक्स में मैं लगातार 19 दिनों से घूम रहा हूँ। रात्र जहाँ पर रात हो रही वहीं पर रुक रहा हूँ और तमाम गाँव में जा रहा हूँ। दिन भर मैं सुबह 7 बजे से निकलता हूँ, रात 1 बजे वापस घर जाता हूँ, 3 बजे वापस जाता हूँ। अभी भी रात के लगभग 10-11 बज रहे होंगे और अभी भी मुझे 3-4 कार्यक्रमों में जाना है। तो इस तरीके से हम लोग 1 to 1 पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे उन मतदाताओं को भी ये समझना पड़ेगा कि 17 लाख वोटरों तक, एक व्यक्ति तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी जितना संभव है हम लोग जा रहे हैं। एक परेशानी ये हो रही है कि कोई ब्लॉक में 8 पंचायत है और किसी ब्लॉक में 47 पंचायत हैं। तो किसी एक ब्लॉक के सभी 8 पंचायतों में घूम लिए तो एक दूसरे ब्लॉक वाले हमारे कार्यकर्ता इस बात को लेकर के नाराज हो रहे हैं कि आप हमारे ब्लॉक के सभी पंचायतों में नहीं घूमे। तो इसको वो नहीं देख रहे कि आपके पास 47 पंचायत था, उसके पास 8 ही पंचायत था। तो कुछ परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सुबह 7 बजे से रात के 1 बजे तक जनता के बीच हैं, 2 बजे तक। कल तो मैं सुबह 4 बजे घर आया हूँ, 3 बजे तक जनता के बीच था और पूरे नींद में लगातार सभाओं को संबोधित करना, उन पर्व त्यौहार, तमाम यज्ञ पूजा वगैरह सारे कार्यक्रमों में जा रहा हूँ। पूरी कोशिश है जनता तक पहुँचने की। जयराम दादा का सभा होगा क्या आपके साथ हजारीबाग में? जी, 12 से 15 के बीच में, मई में महीने में, जब हमारा 20 तारीख को वोटिंग है, 18 को प्रचार आपका समाप्त हो जाएगा, तो 12 से 15 तारीख के बीच में हम लोगों ने एक संभावित तिथि तय की है सभाओं को लेकर के, जो गोला में, आपके बरही में, आपके बड़का गांव में, आपके मांडू में, तमाम विधानसभा जो क्षेत्र होंगे, हजारीबाग सदर, उन सभी क्षेत्रों में हम लोग 5-6 सभाओं को वहाँ पर ऑर्गेनाइज। क्या लगता है आपका मुकाबला जेपी पटेल जी से है कि मनीष जायसवाल जी से है? अभी एक और एनोसेका की पार्टी है, झारखंड पार्टी, वो भी शायद कुशवाहा समाज से किसी को टिकट दे रहे हैं, तो किन से आपका मुकाबला है? क्या लगता है? मेरा मुकाबला खुद से है सर, खुद से है। मेरा मुकाबला खुद से है। और जिस मोमेंटम को हम लोगों ने अभी तक बना करके रखा है, हम अपनी ऊर्जा को, अपनी क्षमता को किस तरीके से इसी तरीके से बरकरार रख पाते हैं, यही हमारे लिए बड़ी चुनौती है। अभी 3 दिनों पहले मैं बोल नहीं पा रहा था, अभी भी मेरी आवाज़ देखिए घरघराहट होगी। तो हमारी चुनौती खुद से है। और आप एक बात को मान करके चलिए कि अगर प्रत्याशी के तौर पर देखेंगे तो ये मैच हजारीबाग में एक तरफा हो रहा है। मैं बिल्कुल आत्ममुग्धता में एक प्रत्याशी के तौर पर ये बात नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं फैक्ट के आधार पर कह रहा हूँ। और अगले कुछ दिनों में जब आप इस क्षेत्र में घूमेंगे
तो आपको ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि जो आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर बाद पहले। आप जब पूरे एरिया में जाएंगे और तमाम एरिया का सैंपल लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। दूसरी बात कि आप अपने ही चैनल पे आपको एक वीडियो डालिए, और मैं मानता हूं कि आपके चैनल को देखने वाले सभी वर्ग विशेष, सभी पार्टी के समर्थक दर्शक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसके कमेंट सेक्शन में खुद आप देख लीजिएगा। नहीं, मैं वो कह रहा हूं कि युवा वर्ग आपके साथ है, लेकिन क्या युवा वर्ग के साथ होने से आप चुनाव जीत जाइएगा? मैं ये कह रहा हूं कि युवा वर्ग अगर साथ में है तो हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान उनको जागरूक कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि चूंकि डिजिटल वर्ल्ड में उनकी पहुंच थोड़ी कम है, वो अखबार थोड़ा सा पढ़ते हैं, उनके पास अखबार भी बहुत ज़्यादा गांव तक नहीं पहुंच पाता है। स्मार्टफोन बड़े बुजुर्गों के पास नहीं, बूढ़ों के पास जेल नहीं। में 8 महीना रहे, 8 महीना में JBKSS का किसी भी अखबार में एक आर्टिकल नहीं छपा। जेल में अखबार आता था, मुझे लगा कि आप लोग का कुछ छपेगा, कुछ पता चलेगा, लेकिन एक आर्टिकल मुझे नहीं देखने को मिला। वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि प्रिंट मीडिया में हमारी पहुँच कम है। मैं आपको क्या बताया कि उसके कुछ अपने सर्कमस्टांसेस हैं और हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और चूंकि अखबार चलाने में भी बहुत खर्च होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा फील होता है क्या कि प्रचार तंत्र जो है हमारे हाथ में नहीं है? अगर होता तो कुछ और बेटर रिजल्ट हो सकते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये महसूस होता है कि अगर प्रचार तंत्र पर हम लोगों की पहुंच होती तो हम लोग भी एक नैरेटिव सेट करते हैं। हम लोग जब आंदोलन करके, सभा करके, सोशल मीडिया से, डिजिटल मीडिया से, चौक चौराहों पर माइक चोंगा लेकर के एक नैरेटिव सेट कर सकते हैं कि झारखंड में लोकल लीडरशिप का स्किल पनपना चाहिए। और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को ये मजबूर होना पड़ता है कि वो खतियानी लोगों को, झारखंडी लोगों को टिकट देने के लिए ढूंढते हैं। कई जगहों पर अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई इसी चक्कर में। तो जब एक नैरेटिव हम लोगों ने सेट कर दिया तो ये नैरेटिव भी सेट कर देते कि सिर्फ हम ही हैं मैदान में, कोई और नहीं है। लेकिन अभी भी सिर्फ हम ही लोग हैं, कोई और नहीं है। लेकिन पूरा हजारीबाग मनीष जायसवाल कर रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। क्योंकि मैं ना बहुत जगह रिपोर्टिंग किया हूं, उसको लेकर मैं कह रहा हूँ। मैं किसी की सुनी सुनाई बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं जो ग्राउंड रियलिटी है उसको चेक करके बता रहा हूँ। आप नहीं, आपको लगता है कि आप किसी चौक चौराहे पर चले गए? नहीं, मैं ग्रामीण क्षेत्र में की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे वोटर्स होंगे या फिर जिन लोगों तक आप पहुँचे हैं, वो ऐसे लोग होंगे जो सोशल मीडिया या इन तमाम चीज़ों से बहुत प्रभावित, एकदम अलग हैं वो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो एकदम जैसे जो घर में गृहिणी महिलाएं होती हैं वो, या जो गांव के बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो जो गांव में बैठे होते हैं, उनसे मेरी बात हुई। कुछ जो थोड़ा लेबर कैटेगरी के लोग होते हैं काम, उनसे मेरी बात हुई। उनका कहना था, उसी का सैंपल मैं आपको बता रहा हूँ। अगले 15 दिनों में अगर ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं तो सब कुछ एकदम सफाया हो जाएगा, परिदृश्य आपको बदल जाएगा। लेकिन मैं अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ कि मैं पिछले 20 दिनों से यात्रा में हूँ। लगातार जहाँ रात हो रही है वहीं रुक रहा हूँ, और सुबह 7 बजे से रात के 2-2:30 बजे तक मैं जनता के बीच में हूँ। और तमाम तरह के लोगों, बाज़ारों में भी जा रहा हूँ, गाँव में भी जा रहा हूँ, पहाड़ों में भी जा रहा हूँ, पगडंडियों में भी जा रहा हूँ, गली मोहल्ले में रात गुजार रहा हूँ, वहीं पर खा रहा हूँ, वहीं पर सो रहा हूँ। जो लोगों का मिजाज है वो बिल्कुल अलग है। और जिस तरीके का रिस्पांस पब्लिक से मिला है, मतलब इस तरीके का रिस्पांस जो मेरे अपेक्षाओं के बिल्कुल परे था। एक बार मैं गांव में गया तो मैं देखा कि एक हमारी आंटी जो है वो एकदम खाना परोस करके थाली में सजा करके गाड़ी के चंदा भी मिल रहा है, गाड़ी की, हाँ वो लगातार चंदा के पैसे से चुनाव लड़ रहा है। देखिए, वो एक आशीर्वाद है। जब जीतेंगे तो वो प्रसाद खरीदेंगे तो उसी पैसे से खरीद के सबको बांटेंगे, खिला दीजिएगा। जी 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 जी। बातचीत करने के लिए शुक्रिया संजय जी। तो हमारे साथ हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के JBKSS के उम्मीदवार संजय मेहता जी मौजूद थे। कैसी लगी बातचीत कमेंट करके बताइए। अब तो 4 जून को पता चलेगा कि किसके सर पे जो है जीत का सेहरा सजेगा। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। सभी प्रत्याशी जो है, मैं ही जीत रहा हूं और सिर्फ मैं ही जीत रहा हूं। उसका हम कुछ नहीं कर सकते कि कौन जीत रहा है। 4 जून का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिंद, जोहार झारखंड, शुभ रात्रि।